हेलो एवरीवन, जे क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मूलभूत सिद्धांत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ऊर्जा क्या है, उसके पहले हमने देखा कार्य क्या है, ताप क्या है। ऊर्जा में हमने दो तरह की ऊर्जा देखें, एक कोई भंडारित ऊर्जा, दूसरा परागमन ऊर्जा। भंडारित ऊर्जा के हमने देखे थे तीन रूप हैं। स्थिति मतलब उसमें तीन तरह की ऊर्जा आ सकती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। पारगमन ऊर्जा में यदि आप बात करें तो हीट और वर्क, ताप और कार्य। तो हम लोगों ने भंडारित ऊर्जा का पहला टाइप देख लिया था जिसका नाम था स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग मूव करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की तरफ। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए जिससे मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स वॉच कर पाएँ और सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गतिज ऊर्जा, भंडारित ऊर्जा की ही हम बातें कर रहे हैं, जिसे आप बोलते हैं भंडारित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी। भंडारित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में हम बी जो पढ़ने जा रहे हैं, बी हमारा है गतिज ऊर्जा। किसकी हम बातें कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ये भी भंडारित ऊर्जा का एक टाइप है और इस टाइप में यदि गतिज ऊर्जा को आप डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि वह ऊर्जा जिस ऊर्जा में कोई भी आपका जो वस्तु है उस ऊर्जा में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि स्थित कंडीशन से आपको मोशंस में ला सके, मतलब स्टेशनरी कंडीशन से वो मोशंस में ले आ सके। तो गतिज ऊर्जा को यदि हम डिफाइन, जबकि हमने स्थितिज ऊर्जा में देखा था कि स्थिति के कारण किसी भी निकाय में जो भंडारित ऊर्जा था उसको हमने बोला था स्थितिज ऊर्जा। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है इसको हम कह सकते हैं कि निकाय की वह ऊर्जा है जिस ऊर्जा की वजह से आपका जो निकाय है इस मतलब स्थिर कंडीशन से गतिज मतलब स्टैटिक कंडीशन से मोशन में आ जाए, वह ऊर्जा कहलाएगा गतिज ऊर्जा। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, हम लोग कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो हम कहेंगे किसी निकाय की वह ऊर्जा, किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसे स्थिर अवस्था से गतिमान, स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में ले आए, गतिज ऊर्जा कहलाता है। ले आए, गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को आप के से शॉर्टकट में डिनोट भी कर लेते हैं, प्रदर्शित करते हैं के से। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है फार्मूला की यदि आप बात करें तो mc², वेयर जहाँ की m जो है वो क्या है? मास है। c जो है वो क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? वेलोसिटी। ये द्रव्यमान और ये वेग। द्रव्यमान और ये क्या है? वेग। यदि आप यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल, जिसे आप न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी देखा है। ये भी
वन ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, एक भंडारित ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और तीसरी ऊर्जा की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आंतरिक ऊर्जा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक ऊर्जा को हम देखते हैं क्या। नेक्स्ट हमारे पास जो है आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आप समझना चाहें कि इंटरनल एनर्जी क्या है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो निकाय में जो अणु मौजूद हैं उनकी संरचनाओं तथा उनकी गति पे निर्भर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल एनर्जी को यू से निरूपित करते हैं, डिनोट्स करते हैं, और यू इक्वल टू जो होता है mCV/T, जहाँ पे Cv जो है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और T टेम्परेचर, M जो है मास है। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। किसी भी निकाय के अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। किसी निकाय की विशिष्ट ऊष्मा जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, आपने देखा कि कोई दुबला पतला सा इंसान हो, आप कहेंगे कि ये बड़े कमज़ोर से हैं। क्यों कमज़ोर हैं भाई? क्योंकि इनके अंदर इंटरनल एनर्जी कम है। क्यों इंटरनल एनर्जी कम है? क्योंकि इनका मास कम है, वेट जो है अंडर वेट है। किसी कोई हेल्दी इंसान है, ये कहेंगे ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? इनके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? मास है। तो कहने का मतलब है कि मास जो है, आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को एक तरह से डिफाइन करना चाहेंगे तो कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be more, the internal energy will be more. इंटरनल एनर्जी द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इंटरनल एनर्जी तापमान पर निर्भर करता है, इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक हीट पे निर्भर करता है। ये सब बातें हम आगे देखने वाले हैं। तो हम इसे परिभाषित करना चाहते हैं एक सामान्य भाषा में, तो हम क्या कहेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको देखिएगा। आप कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है, कह सकते हैं निकाय की आणविक संरचना और अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? आप कहेंगे निकाय की आणविक संरचना निकाय की आणविक संरचना तथा अणुओं की गति के फलस्वरूप तथा अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा आपने कहा निकाय की आणविक संरचना तो अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा को और भी आप डीप में डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसके ताप के परिवर्तन में निर्भर करता है। हमने क्या कहा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसके तापमान के
परिवर्तन पर निर्भर करता है। अभी ये मैं सभी बातें जो कह रहा हूँ इन सभी को मैं एक रिलेशंस लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा इंटरनल एनर्जी के, वहाँ से मैं इनको बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। आपको बस अभी देखिए ये सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ उनको प्रूव भी करूँगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तीसरी बात यदि आप कहना चाहें तो आप कहेंगे आंतरिक ऊर्जा जो है निकाय में निहित द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। आंतरिक ऊर्जा निकाय में निहित द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। निकाय में निहित द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अब आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे आंतरिक ऊर्जा को U के द्वारा निरूपित किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा को U के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा के लिए एक फार्मूला, फाइनली फार्मूला क्या है, और ये जो हमने उधर उस साइड बातें लिखी हैं वो जस्टिफाई भी तो करना है हमें। तो हमने देखा U इक्वल टू जो आंतरिक ऊर्जा होता है mCv/t। और यदि हम परिवर्तन चेंज की बात करें तो du इक्वल टू जो होता है mCv/dt। तो ये हमारे पास दो फार्मूला हो गया, एक आंतरिक ऊर्जा का, एक चेंज इन या फिर आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। जहाँ पे m जो है वो क्या है, मास है, जिसको आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और Cv जो है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे आप कहते हैं विशिष्ट ताप स्थिर आयतन पर। आप क्या कह रहे हैं, विशिष्ट ताप स्थिर आयतन पर। ठीक है। और T जो है वो तो आप जानते ही हैं, टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हैं तापमान। अच्छा देखिए, यदि तापमान का परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड है कि नहीं, वही बात है मैंने यहाँ पे लिखा है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तापमान के परिवर्तन पर निर्भर करता है। दूसरा, आंतरिक ऊर्जा निकाय में निहित द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, मास पे भी डायरेक्टली डिपेंड है। मास इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी की यदि आप यूनिट की बात करें कि आप इसको कैसे, इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे इसका यूनिट सेम जैसे एनर्जी देखते हैं जूल होगा, न्यूटन मीटर। तो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। तो इसकी जो यूनिट होती है जूल, या फिर जूल को ही क्या कहते हैं आप, न्यूटन मीटर। ठीक है। तो ये हमारा आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आंतरिक ऊर्जा के बाद अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिट एनर्जी की, जिसे पारगमन या फिर संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। पारगमन या फिर संक्रमण ऊर्जा जिसे आप बोल रहे हैं ट्रांजिट एनर्जी। पारगमन या संक्रमण ऊर्जा, ट्रांजिट एनर्जी, आप कह सकते हैं यह
यह ऊर्जा जो प्रणाली के परिसीमाओं को पार करने में सक्षम कह सकते हैं, पारगमन ऊर्जा या फिर संक्रमण ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जो प्रणाली के परिसीमाओं को पार करने में सक्षम है, उस ऊर्जा को हम पारगमन या संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। हीट और वर्क दो के दोनों परिसीमा को क्रॉस कर सकते हैं। हीट परिसीमा के अंदर भी आता है, परिसीमा से बाहर भी जाता है। वर्क परिसीमा के अंदर भी आता है, उसके बाहर भी जाता है। बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, परिसीमा को क्रॉस करते हैं, इसलिए दो के दोनों कैसे ऊर्जा है, पारगमन ऊर्जा है, संक्रमण ऊर्जा है, या फिर उसे आप ट्रांजिट एनर्जी कहते हैं। तो आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे यह ऊर्जा, पारगमन ऊर्जा कहेंगे वह ऊर्जा जो प्रणाली की परिसीमाओं को, वह ऊर्जा जो प्रणाली के परिसीमाओं को पार करने में सक्षम है, पार करने में सक्षम है, उसे पारगमन या संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो प्रणाली की परिसीमाओं को पार करने में सक्षम हो उसे पारगमन या संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल या उदाहरण आप जानना चाहें तो जैसे हीट, जैसे ताप, ताप को क्या बोलते हैं आप, हीट, और कार्य को क्या बोलते हैं आप, वर्क। हीट और वर्क जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, इन्हें पारगमन या संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। और हीट वर्क मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाई दिया है, तो आपको वहाँ से देख लेना है, इसमें फिर दोबारा नहीं डिफाइन करने वाला हूँ। यदि कहीं एग्जाम में आ जाता है पारगमन ऊर्जा तो हीट वर्क को आप डिफाइन कर देंगे, वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर से आप देख लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ऊर्जा जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ मैं कि कार्य और ऊर्जा के बीच में, ताप और कार्य के बीच में क्या अंतर है, उसको मैं दिखा देता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये अंतर आपको पता भी होना चाहिए। यदि आपको ये अंतर पता होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, उष्मा और कार्य के बीच में अंतर देखने वाले हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि क्या, एक तरफ हमने लिख लिया हीट और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया, वर्क। ठीक है, हीट की यदि हम बातें करें तो हम कह सकते हैं कि उष्मा पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता, जबकि कार्य को पूरी तरह से उष्मा में आप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी हीट एनर्जी है उसको आप वर्क में नहीं पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी पावर प्लांट है, जो भी है, वहाँ पे आप हीट इनपुट देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क है, लेकिन पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप कोई प्रेस यूज करते हैं प्रेस करने के लिए, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी है पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो जाती है।
और इसीलिए कुछ कंट्री ने बैन कर रखा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से प्रेस नहीं कर सकते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इतने ढेर सारे एक्सपेंसेस के बाद आपने मुश्किल से हीट को वर्क में बदला था, फिर आपने फाइनली वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया। वर्क तो पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें ढेर सारी आपने इनपुट्स दिए थे। तो कभी भी आप ऐसी गलती अब नहीं करेंगे कि वर्क को हीट में कन्वर्ट करें, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉसफुल वर्क है। लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि टारगेटफुल वर्क है, या फिर आपका यही एम होता है, या फिर हमारा यही टारगेट है, यही हम चाहते हैं करना। तो हीट वर्क की यदि हम बातें करें तो हीट क्या है, तो हम कहेंगे उष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदला जा सकता। क्या लिखा मैंने? पहला पॉइंट, उष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता। वर्क की बात करें तो हम लिखें कार्य को उष्मा में पूरी तरह से बदला जा सकता है। पूरी तरह से बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं उष्मा जो है निम्न श्रेणी की ऊर्जा है। जैसे आप कहते हैं हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी, जबकि आपके जो कार्य है ये उच्च श्रेणी की ऊर्जा, जिसे आप कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। उष्मा निम्न श्रेणी की ऊर्जा है। कार्य उच्च श्रेणी की ऊर्जा है। ठीक है। थर्ड यदि हम बात करें तो हम थर्ड पॉइंट में यदि हम बोलें तो हम कहेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए तापमान का अंतर आवश्यक है, जरूरी है, जबकि कार्य के स्थानांतरण के लिए कोई तापमान का अंतर जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है ऊर्जा उष्मा स्थानांतरण के लिए तापमान का अंतर आवश्यक है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्य कार्य का स्थानांतरण के लिए तापमान का अंतर आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो ये हमने तीन अंतर देख लिए। चौथे अंतर की यदि हम बात करें तो निकाय की जो प्रदत्त उष्मा होता है उसे धनात्मक लेते हैं, और परित्यक्त उष्मा जो होता है उसे आप नकारात्मक लेते हैं। मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम जो होगा पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव। फोर्थ है निकाय के प्रदत्त उष्मा, निकाय के प्रदत्त उष्मा को धनात्मक तथा परित्यक्त उष्मा को नकारात्मक या फिर ऋणात्मक
ऋणात्मक लेते हैं। सिमिलरली यदि वर की बात करें तो निकाय द्वारा किए गए निकाय पर किए गए कार्य को ऋणात्मक, निकाय द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4th पॉइंट, निकाय पर किए गए कार्य को ऋणात्मक तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4 डिफरेंस देख लिए। यदि हम लास्ट 4 मोर देन सफिशिएंट है। तो आपने देखा कि उष्मा हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। हीट को क्या बोल रहे हैं आप, उष्मा कार्य। ठीक है, तो इनमें हमने डिफरेंस देख लिया। ये डिफरेंस देखने के बाद अब हम जो बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट की बातें करेंगे। स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 12th में जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने इसकी बातें की होंगी, स्पेसिफिक हीट की। और हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में उसको आप बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा वह उष्मा होता है जिसे आपको बताया जाए कि एक kg द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हीट होती है, उस हीट को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। या फिर जो हमारे लिए जो उपयुक्त उष्मा को हम क्या बोलते हैं, हम विशिष्ट उष्मा बोलते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन यदि हम डिफरेंट कंडीशंस में हम देखें तो डिफरेंट कंडीशंस में जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंट विशिष्ट उष्मा। जैसे आप आयतन को स्थिर कर लीजिए तो विशिष्ट उष्मा स्थिर आयतन पर। यदि आप दाब को स्थिर कर लीजिए तो आप कहेंगे विशिष्ट उष्मा स्थिर दाब पर। ठीक है, तो हम विशिष्ट उष्मा की बातें करते हैं। विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट उष्मा को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कहेंगे किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा को एक इकाई द्रव्यमान का तापमान, एक इकाई द्रव्यमान का तापमान द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं।
ठीक है। तो यदि आप इसको देखें, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि आप इसे इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो आप कहें विशिष्ट ऊष्मा क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट या फिर बाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए मैं लिख देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट को आप डिफाइन करना चाहेंगे, कर सकते हैं इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट, it is amount of heat which is required to increase temperature by 1 degree by 1 degree of unit mass by 1 degree of unit mass is known as specific heat। एक केजी द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की ज़रूरत है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो हमने देखा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एक यूनिट मास, 1 केजी मास को बढ़ाने के लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ रही है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस 1। तो यदि इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये m इंटू डेल्टा, तो इसे q इक्वल टू जो होगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दे, कांस्टेंट c है, और यही कांस्टेंट c जो होता है स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ c इक्वल टू क्या हो गया, q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, और इसी c को आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब इस स्पेसिफिक हीट की यूनिट की आप बात करें कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे इसका यूनिट जो है वो है बिल्कुल आसान है। हीट की यूनिट क्या होती है? अभी अभी आपने देखा, इसकी हीट की यूनिट आपने देखा जूल। मास की यूनिट क्या होता है? केजी। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है वो है सी है। तो मैं आगे इसे डिफाइन करता हूँ। तो हमने स्पेसिफिक हीट की हम बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा विशिष्ट ऊष्मा को C से निरूपित करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को C से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो है C इक्वल टू जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट को आप क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। तो कुछ नोट की बातें, यदि नोट में हम कुछ बातें करना चाहें तो मैं आपसे कहूँगा कि जो स्पेसिफिक हीट, जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, ये ठोस और जो द्रव होता है उनके लिए तो सिर्फ एक होता है, क्योंकि उनका आयतन जो होता है स्थिर होता है। लेकिन गैस के लिए ये 2 होता है, CP और CB, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो होता है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है। तो ये सब बातें मैं नोट में लिख देता हूँ। नोट, नोट में पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ठोस और तरल पदार्थों के लिए केवल एक विशिष्ट ऊष्मा होते हैं।
ठोस और तरल पदार्थों के लिए केवल एक विशिष्ट ऊष्मा होते हैं, क्योंकि इनका आयतन ताप पर नहीं बदलता। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यदि आप बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सी होता है। क्या होता है? सी, जो कि स्पेसिफिक हीट को डिनोट करता है। जैसे वाटर के लिए बात करें तो जो सी वाटर होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पानी का, तो वो है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पे CP नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एयर की यदि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्थिर दाब पर, और दूसरा जो होता है स्थिर आयतन पर। नोट में दूसरा पॉइंट, लेकिन गैसों के लिए दो प्रकार के विशिष्ट ऊष्मा होते हैं। गैसों के लिए कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो है वह है विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। मैंने क्या बोला? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसे आप बोलेंगे CP। इंग्लिश में आप इसे बोलना चाहें, आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा हमारे पास जो है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इसे आप बोलते हैं CB। यह का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यह है CB। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह के विशिष्ट ऊष्मा है गैसों के लिए, और हम लोगों को ये दोनों पढ़ने हैं। CP CB जो है आपने सुना ही होगा, CP जो है CB से ज़्यादा होता है। यदि एयर की बात करें कि CP एयर के लिए कितना होता है, तो ये होता है 1.007 किलो जूल पर केजी केल्विन, और CB की बात करें तो 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन, और CP माइनस CB इक्वल टू R। ये ढेर सारे रिलेशंस हैं, आप देखेंगे और हम लोग इन पे बातें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं तक, और आज की क्लास में हमने देखा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा के पहले भी आप लोगों ने और भी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए, जैसे कि स्टोर्ड एनर्जी, ट्रांजिट एनर्जी, इन सब की बातें हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहाँ पे हम देखने वाले हैं CP क्या है, CB क्या है, CP CB से बड़ा क्यों होता है, और थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी की साम्य अवस्था भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियोस आप लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए, और मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और आप थोड़े से ईमानदारी के साथ स्टडी करेंगे तो रिज़ल्ट जो है बेहतर होगा, फ्यूचर का भी और आपका भी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।